हेलो बच्चों, विज्ञान कक्षा 8वीं पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि बच्चों हमें बताना चाहते हैं कि पाठ के अध्ययन की सुविधा के लिए इस पाठ को 5 भागों में डिवाइड किया गया है जो YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो आज हम बच्चों इन 5 भाग में से दूसरा भाग हम विटाकर वर्गीकरण के मापदंड की जानकारी देंगे। तो बच्चों हम अब आप लोगों को पिछले भाग 1 से हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों हमने बताया था, विटाकर द्वारा वर्गीकरण के लिए रखे गए मापदंड वह 5 थे, जिसमें पहला था कोशिका की जटिलता, दूसरा था सजीवों के प्रकार व जटिलता, तीसरा था पोषण का प्रकार, चौथा था जीवन शैली, पांचवा था वंशावली संबंध। अब हम बच्चों आप लोगों को एक एक करके जानकारी देंगे। जैसे पहला है कोशिका की जटिलता। तो बच्चों हम बताना चाहते हैं कि कोशिका की जटिलता का मतलब होता है कोशिका के आंतरिक बनावट स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे उनको समूह में रखा गया है। जैसे उन्हें 2 भागों में रखा गया है, आद्य केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आद्य केंद्र की में एक कोश की प्राणियों को रखा गया है, वैसे ही दृश्य केंद्र की में भी एक कोश की और बहुकोश की प्राणियों को रखा गया है। आगे हम आद्य केंद्र की और दृश्य केंद्र की के में अंतर हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आद्य केंद्रकी का मतलब होता है ऐसे सजीव जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसे हम आद्य केंद्रकी कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दूसरा है दृश्य केंद्रकी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ऐसे सजीव जिनके कोशिका में केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो बच्चों आगे हम आद्य केंद्रकी और दृश्य केंद्रकी को थोड़ा उनकी आकृति के द्वारा भी हम स्पष्ट करते हैं। तो देखो बच्चों आगे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक का चित्र दिखाई दे रहा है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, अभी हमने बताया कि हिंदी में से हम आद्य केंद्रकी कहते हैं। यानी यहाँ हम देखते हैं चित्र में कहीं भी केंद्रक और उसके केंद्रक के आवरण कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि यहीं हम दूसरे चित्र को यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल यानी दृश्य केंद्रकी, इसमें हमें यह आप लोगों को दिखाई देता होगा, यह गोला सा यह केंद्रक है, वह एक आवरण के द्वारा घिरा हुआ है। अर्थात यह प्रोकैरियोटिक यानी आद्य केंद्रकी और दृश्य केंद्रकी में अंतर हुआ बच्चों, जो आगे आप लोगों को अगली कक्षा में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह जो है सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी सहायता से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह ऐसा उपकरण है कि इसकी सहायता से हम जो नग्न आँखों से हमें जो सजीव नहीं दिखाई देते उनका हम अध्ययन करते हैं बच्चों। और अति सूक्ष्म अध्ययन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। जैसे विषाणु आदि का हमें अध्ययन करना पड़े तो यह साधारण सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के थोड़ी सी जानकारी बच्चों आप लोगों को दिया गया, क्योंकि अभी हम एक कोशिका के विषय में जानकारी दिए। आगे हम चलते हैं। दूसरा है सजीवों के प्रकार और जटिलता। यह सजीवों के प्रकार का मतलब बच्चों कि यह सजीव एक कोश की सजीव होते हैं, जिसमें जिनके शरीर एक कोशिका से बना होता है। दूसरा है बहुकोश की सजीव, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह उनका दूसरा मापदंड हुआ बच्चों। तीसरा मापदंड हम लोगों को बताते हैं कि तीसरा मापदंड के लिए उन्होंने पोषण का प्रकार रखा, अर्थात मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऐसे सजीवों को एक समूह में रखा गया जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अर्थात वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं, जिसमें हरी वनस्पतियां रखी गई बच्चों। लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं
जो अपना भोजन नहीं स्वयं तैयार कर सकती, वैसे भी सजीवों को इन वनस्पतियों के वैसे वनस्पतियों अर्थात सजीवों को इस समूह में रखा गया। दूसरा है बच्चों, ऐसे भी प्राणी अर्थात सजीव पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, अर्थात सभी प्राणी उसमें आते हैं। यह परपोषी होते हैं। पर मतलब पराया, पोषण मतलब दूसरे के ऊपर पोषण के लिए आश्रित होना, यानी इसे हम कहते हैं परपोषी। तो यह पोषण के प्रकार का मापदंड हुआ बच्चों। आगे हम चलते हैं चौथे मापदंड पर, जिसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। चौथा मापदंड है बच्चों जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, यानी सजीवों के लाइफ स्टाइल के आधार पर उन्होंने एक समूह बनाया था, जिसमें बच्चों आता है पहला है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है भोजन को तैयार करना, जैसा कि हमने भी तीसरे ग्रुप में बताया था कि हरी वनस्पतियां स्वयं भोजन तैयार करती हैं, यानी उसमें उन्होंने क्या किया था, सभी हरी वनस्पतियों को उत्पादक समूह में रखा था। और दूसरा हमने बताया था प्राणी के विषय में, जो स्वयं भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं बच्चों, तो उन्हें हम भक्षक कहते हैं, यानी वह दूसरे के भोजन को खाते हैं, अर्थात भक्षक के रूप में भक्षक के समूह में रखा गया था। तीसरा है बच्चों ऐसे भी प्राणी होते हैं जो मृत, चाहे वह वनस्पति हो या प्राणी, लेकिन उनका मृत होने के बाद उनका विघटन करते हैं, यानी वह जो विघटन करता है उसे क्या कहते हैं, विघटक। यानी ऐसे विघटक सजीवों को, जैसे कवक और अन्य जीवाणु होते हैं, उन्हें भी एक समूह में रखा गया था। यानी जीवन शैली में उत्पादक, भक्षक और विघटक 3 समूह बनाए गए थे, उपसमूह बनाए गए थे, और इन उपसमूह को जीवन शैली अर्थात वह चौथा हो गया। पांचवा बच्चों हम देखते हैं, पांचवा क्या है, वंशावली संबंध। वंशावली संबंध का बच्चों मतलब यह होता है कि पीछे के इतिहास से आज के विकास का, जो जीवन का विकास होता है, जो सजीवों का विकास है, उसको जोड़ना। जैसे कि हम जानते हैं कि आदि केंद्रकी से दृश्य केंद्रकी, मतलब ऐसे सजीव जिनके कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते, उनका विकास आगे बढ़ने के बाद उनके कोशिकाओं में केंद्रक का विकास हुआ, यानी आदि केंद्रकी से दृश्य केंद्रकी। दूसरा बच्चों है एक कोशिकी से बहुकोशिकी, यानी जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग पृथ्वी का विकास के विषय में, जीव विकास के विषय में आप सुने भी होंगे। जीवन का विकास यानी पहले एक कोशिकी सजीव थे, बाद में उनमें धीरे धीरे विकास होते होते बड़े प्राणी अर्थात बहुकोशिकी सजीव पैदा हुए, अर्थात उनमें विकास हुआ। तो यह एक कोशिकी से बहुकोशिकी की तरफ विकास, अर्थात इसे हम वंशावली संबंध कहते हैं। बच्चों जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो जैसे हम मनुष्य का विकास हुआ, पहले हम मनुष्य कैसे थे, धीरे धीरे उनका विकास कैसे हुआ, या हम जैसा मानते हैं कि जितने सरीसृप हैं, रेंगने वाले प्राणी हैं, उनका पक्षियों के विकास, इनका पक्षियों तक विकास को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो आगे आप जाओगे तो उसको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप ये समझ जाओ कि वंशावली संबंध क्या होता है, थोड़ा सा आपने हमको बताया। इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। आगे की चीज़ हम पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और इस तरह से इसकी हम तैयारी कर लेंगे। और बच्चों थैंक यू।